हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। जैसा कि हम रोजाना क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं ताकि आगामी आने वाली एग्जाम के लिए आपको फायदा हो सके। ठीक है, तो उसी के लिए रोजाना क्वेश्चन सीरीज जारी है। आपका बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं ताकि आपका फायदा हो। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन सीरीज कराई जाए तो आप बुकलेट लेकर के बैठिए ताकि जो मोस्ट मोस्ट चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं या फिर कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है तो आप उसको नोट कर लीजिए। तो आप उसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, हाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कहता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी इन इंडिया। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है मोस्ट कॉमन मोर्टिलिटी एमएमआर। मोर्टिलिटी मतलब मदर की जो डेथ होती है। मोर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, मदर की जो डेथ होती है उसका कारण क्या है। ठीक है, हाँ। तो पहला कारण लिखा है यहाँ पर हेमरेज। पहला कारण जो है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हेमरेज है। दूसरा है कार्डियक अरेस्ट, तीसरा है एनीमिया, चौथा है ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी। किसकी बात करते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टिलिटी जो फीमेल्स की डेथ होती है उसका मोस्ट कॉमन कारण जो होता है वो होता है हेमरेज। क्या कारण होता है, हेमरेज। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि हेमरेज जो है ये किसकी वजह से होता है। ठीक है ना। तो अगर हेमरेज की बात करें तो हेमरेज होता है किसकी वजह से, पीपीएच की वजह से। किसकी वजह से देखने को मिलता है हमें, पीपीएच की वजह से हमें देखने को मिलता है पोस्टपार्टम हेमरेज। आफ्टर डिलीवरी जब फीमेल की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद जो ब्लड का लॉस होता है, ठीक है ना, 500 ml से ज्यादा, जिसको हम अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो उस पीपीएच का जो पीपीएच जो है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, हेमरेज है। और उस हेमरेज की वजह से फीमेल की मोस्ट कॉमन डेथ होती है। तो पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज होता है क्या, हेमरेज, पहला। तो ये तो क्या होता है, पहला कॉज होता है। अगर मैं सेकंड कॉज की बात करूं, ये चीज आप लिख लेना। से फर्स्ट पे क्या आएगा, हेमरेज आता है। पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज होता है हेमरेज। सेकंड पर आता है सेप्सिस। क्या होता है, सेप्सिस। फीमेल की जो पीपीएच में सेकंड कॉज होता है वो क्या होता है, सेप्सिस। पहला क्या है, हेमरेज है जिसकी वजह से फीमेल की डेथ हो जाती है। दूसरा जो पीपीएच में कॉज होता है वो क्या होता है, सेप्सिस। कौन सा होता है, सेप्सिस। ठीक है, हाँ। तो ये तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि इसमें और क्या है। तो दूसरा एक और हम जान लेते हैं आईएमआर। किसके बारे में बात कर लेते हैं, आईएमआर के बारे में बात कर लेते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। देखो ये तो क्या है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, एमएमआर। क्या है ये, एमएमआर। इन्फेंट की अगर हम बात करते हैं तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मेन फर्स्ट जो कारण है वो क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का फर्स्ट कारण जो है वो क्या है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला जो कारण है इसका मोस्ट कॉमन, देखो यही एग्जाम पूछे जाते हैं। मोस्ट जो कारण होता है इसका वो होता है प्री मैच्योरिटी। क्या होता है, प्री मैच्योरिटी। कौन सा होता है, प्री मैच्योरिटी जो है वो क्या होता है, इसका मोस्ट कॉमन कारण होता है किसका, आईएमआर का, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। और इसी के अंदर कभी कभी किसको ऐड कर देते हैं, लो बर्थ वेट को। किसको ऐड कर देते हैं, लो बर्थ वेट को भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इसके अंदर के। लो बर्थ वेट या प्री मैच्योरिटी, इन दोनों में से कुछ भी दे देते हैं। ठीक है ना। अगर सेकंड कारण पूछा जाए, ये तो क्या फर्स्ट कारण है, दोनों ही क्या है, फर्स्ट कारण है। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। लेकिन अगर मैं सेकंड कारण की बात बताऊं तो सेकंड होता है निमोनिया। सेकंड कॉज जो होता है वो कौन सा होता है, निमोनिया। कौन सा होता है, निमोनिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। पहला मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कितने से निकाला जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 लाख से निकाला जाता है। कितने से निकाला जाता है, 1 लाख से मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को निकाला जाता है। ठीक है ना। और जो आईएमआर है ये 1000 से निकाला जाता है। कितने से निकाला जाता है, 1000 से। ठीक है ना। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मेन कारण अगर इसके अंदर देखें तो क्या है, हेमरेज है। दूसरा कारण अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, सेप्सिस। क्या होता है, सेप्सिस होता है। इसी तरीके से हम आईएमआर की बात करें, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, के इन्फेंट की डेथ का जो रेट है वो किसकी वजह से होता है, पहला कारण होता है प्री मैच्योरिटी या फिर लो बर्थ वेट। ठीक है। दूसरे कारण की बात करें तो वो क्या होता है, निमोनिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस कारण क्या है, ये जो है इसका कारण है कार्डियक अरेस्ट नहीं है, एनीमिया से कोई डेथ होती नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो होता है
इसके अंदर तो क्या होता है, लेबर का टाइम जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के बारे में समझ लेते हैं, चलो, है ना। ऑब्स्ट्रक्ट लेबर के बारे में हम समझ लेते हैं कि लेबर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, मतलब नॉर्मल लेबर का जो टाइम होता है उससे टाइम ज्यादा हो गया है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट लेबर। या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड लेबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोलॉन्ग्ड लेबर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, इसके अंदर एग्जामिनर पूछता है, इसमें 3 P होते हैं। क्या होते हैं, 3 P कौन से, कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के अंदर 3 P कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो 3 P के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के अंदर 3 P कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, पहला जो P होता है वो होता है पावर। पहला जो P होता है वो क्या होता है, पावर होता है। ठीक है ना, हाँ। दूसरा जो P होता है, ठीक है ना, दूसरा जो P होता है वो होता है पैसेंजर। दूसरा P जो होता है वो क्या होता है, पासेज। दूसरा कौन सा होता है, पासेज। और तीसरा होता है पैसेंजर। तीसरा कौन सा होता है, पैसेंजर। तो कितने P होते हैं, ये 3 P हमें देखने को मिलते हैं, पावर, पैसेज और पैसेंजर। पैसेंजर, ये हमें 3 P हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये पावर वाला जो P है, किसकी बात करते हैं हम, पावर वाला P है, ये किसको दिखाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन की पावर को दिखाता है। यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन है ये किसको दिखाता है, यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं किसकी पावर को दिखाता है, यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसकी पावर को दिखाता है क्या, P। दूसरा पासेज की बात करें, ठीक है ना, तो या तो पहला जो कारण है P, पावर, मतलब यूट्रस के अंदर अच्छे से पावर के साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है हमें, ऑब्स्ट्रक्ट लेबर हमें देखने को मिल रहा है, या प्रोलॉन्ग्ड लेबर हमें देखने को मिल रहा है, पहले P का कारण। दूसरे P के बारे में बात करते हैं, पासेज के बारे में। तो पासेज क्या होता है, रास्ता। पासेज क्या होता है, रास्ता होता है। अब रास्ता कौन सा होता है, फीमेल का जो पेल्विस होता है, फीमेल का जो क्या होता है, पेल्विस होता है, उस पेल्विस के अंदर क्या है, रास्ता या तो क्या है, नैरो है। रास्ता क्या है, नैरो है। जो निकलने वाला बच्चे का जो वहां से डिलीवरी होनी है वो रास्ता जो है वो क्या है, नैरो है, छोटा है, जिसकी वजह से डिलीवरी को, लेबर को होने में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो दूसरा किसको करता है, पेल्विस क्या हो सकती है, नैरो हो सकती है। क्या हो सकती है, पेल्विस नैरो हो सकती है। ठीक है ना। तीसरा पैसेंजर की बात करें तो पैसेंजर कौन होता है, खुद क्या होता है, फीटस। खुद क्या होता है, फीटस होता है। अब फीटस के अंदर क्या ऐसी दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट लेबर हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से देखने को मिलेगा। तो कई फीटस ऐसे होते हैं जिनका हेड बड़ा होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोसोमिया। या फिर डायबिटिक मदर का बेबी है जिसका वेट ज्यादा है, जिसका साइज बड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो। तो अगर बड़ा बेबी है, हेड बड़ा है, तो फिर क्या है, उसके पासेज में क्या आएगी, दिक्कत आती है। इसलिए क्या देखने को मिल सकता है, हमने ऑब्स्ट्रक्ट लेबर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर हम फीटस में लिख देते हैं मैक्रोसोमिया। क्या लिख सकते हैं हम, मैक्रोसोमिया। हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मैटरनल मोटिलिटी का, ठीक है ना, IMR समझ में आया होगा। और यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट लेबर है उसका भी मैंने आपको समझा दिया है। ऑब्स्ट्रक्ट लेबर बोलते हैं कि लेबर का नॉर्मल टाइम से क्या हो जाना, ज्यादा हो जाना। ठीक है। अब क्यों हो सकता है, तो उसके अंदर हम 3P को इंडिकेट करते हैं। कितने P को, 3P। पहला जो होता है वो होता है पावर, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की पावर कम है जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। दूसरा होता है पासेज, मतलब जो रास्ता है उसमें क्या है, दिक्कत है, मतलब फीमेल का जो पेल्विस है वो क्या है, नैरो है, जिसकी वजह से देर लग रहा है। और तीसरा होता है पैसेंजर, खुद बेबी, जिसका बेबी का हेड जो है वो हमें बड़ा देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से वो फीमेल पेल्विस के अंदर रुक गया है और जिसकी वजह से हमें ऑब्स्ट्रक्ट लेबर हमें देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। और पहला जो था उसका आंसर क्या है हमारा, ये जो है हमारा आंसर रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोटिलिटी इन इंडिया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ। What will be the type of twin pregnancy if division in zygote occur between 9 to 12 days after fertilization? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, लिखना भी बुक के अंदर, ठीक है ना। हाँ, जिस तरीके से पहले क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें बताई हैं उनको एक बुक ले लीजिए और लिखिए। जो चीजें नहीं लिखी हैं, नहीं पढ़ी हैं अभी तक, उनको नोट कीजिए। यहाँ पर लिखा गया है व्हाट विल बी टाइप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी, किसके बारे में बताया गया है, ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया है।
और इफ डिवीजन इन जायगोट, किसके डिवीजन के बारे में पूछा गया है, जायगोट के डिवीजन के बारे में पूछा गया है, अकर्स बिटवीन 9 से 12 डेज। जब जायगोट का डिवीजन कब हो, 9 से 12 डेज के बाद क्या हो, जायगोट का क्या हो, डिवीजन हो। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो पहला यहाँ पर पहले तो हम आंसर की बात कर लेते हैं, फिर इसके बारे में समझते हैं कि ये जो ट्विंस हैं उनके अंदर ये क्या चीजें हैं। पहला है डाइकोरियोनिक डाइएम्नियोटिक, डाइकोरियोनिक डाइएम्नियोटिक, डाई मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक और साइमेस ट्विंस। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर तो हम समझते हैं, यहाँ पर ट्विंस के बारे में समझते हैं तो ट्विंस दो प्रकार के होते हैं। ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोजाइगोटिक और दूसरे कौन से होते हैं, डाइजाइगोटिक। एक कौन से होते हैं, 2 टाइप्स के ट्विंस होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के ट्विंस हमें देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है हमें मोनोजाइगोटिक, क्या देखने को मिलेगा हमें, मोनोजाइगोटिक देखने को मिलेगा। और दूसरा जो होता है वो हमें कौन सा देखने को मिलता है, डाइजाइगोटिक। कौन सा देखने को मिलेगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। हाँ, अब मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक में हम सब, मोनोजाइगोटिक क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक क्या होते हैं, इसके बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि मोनोजाइगोटिक क्या होते हैं और डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है वो क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। पहले हम इस आंसर को समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, फिर हम आगे की चीजों को समझेंगे, ठीक है ना। हम तो देखो, डाइकोरियोनिक और डाइकोरियोनिक डाइएम्नियोटिक, तो एक चीज यहां पर याद रखना वो ये है, डाइकोरियोनिक, डाइकोरियोनिक, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा होता है, डाइएम्नियोटिक, डाइएम्नियोटिक, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखना कि ये जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं इनका क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। ये जो है बच्चे हैं इनका क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। यहाँ पर जो है ये जो डाइकोरियोनिक डाइएम्नियोटिक है, ये क्या होता है, जैसे ही मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पर क्या हुआ है, ओवुलेशन, क्या हुआ है, ओवुलेशन हुआ है। एक ही जाइगोट था, एक ही स्पर्म था और एक ही जाइगोट था, ठीक है ना, उससे एक ही स्पर्म था, एक ही ओवम था, जिससे क्या बना, जाइगोट, क्या बना, जाइगोट, ठीक है ना। हाँ, अब जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट बनने के बाद अब जो डिवाइडेशन होता है बच्चों के, एक ही ओवम एक ही स्पर्म से जाइगोट बना है, आगे जाकर के वही 2 बच्चों में बदल जाता है, ठीक है ना। अब जो आगे जाकर के 2 बच्चों के अंदर जो बदलता है, ठीक है ना, उस पर ये चीजें डिपेंड है कि 2 बच्चों के अंदर बदलता है तो फिर क्या होता है। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर जैसे ही कितने दिन होते हैं, मोर देन 72 आवर्स, कितना से, अभी फर्टिलाइजेशन हुआ है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद अभी 72 आवर्स हुए हैं, कितने आवर्स हुए हैं, 72 आवर्स हुए हैं। और 72 आवर्स होने के बाद यहाँ से कितने भाग हो जाते हैं, 2 बेबी बन जाते हैं, कितने बन जाते हैं, एक इधर बन जाता है और एक इधर बन जाता है, ठीक है ना, 2 बेबी बन जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डाइकोरियोनिक डाइएम्नियोटिक, क्या बोलते हैं उसको, डाइकोरियोनिक डाइएम्नियोटिक बोलते हैं। जो विथिन किसके अंदर, 72 आवर्स के अंदर, कितने के अंदर, 72 आवर्स के बाद जब डिवाइडेशन होता है। याद रखना, जितना लेट डिवाइडेशन होगा उतनी ही दिक्कतें आती रहेंगी इनके अंदर। और बात करें तो डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है ना। यहाँ पर एक एम्नियोन, इसकी लेयर अलग है और इसकी लेयर क्या है, कोरियोन क्या है, अलग है। दोनों की लेयर जो है वो अलग अलग होती है। इस तरीके से अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो 2 बच्चे हैं जिसमें एक बच्चा इस तरीके से है और एक इस तरीके से है, इसकी भी एम्नियोन है, इसकी भी कोरियोन है, इसकी भी कोरियोन है, इसकी भी एम्नियोन है, ठीक है ना। इस तरीके से दोनों की वो अलग होती है, ठीक है ना। दोनों बच्चे के अंदर जो डाइकोरियोनिक और डाइएम्नियोटिक वाले जो बच्चे होते हैं, अभी उनका डिवाइडेशन हुआ है, उनके प्लेसेंटा भी 2 होते हैं। इनके देखो, इनके आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा भी कितना देखने को मिलेगा, 2 प्लेसेंटा देखने को मिलेंगे। अम्लाइकल कॉर्ड, किसकी बात करूं मैं, अम्लाइकल कॉर्ड की बात करूं तो कितनी देखने को मिलेंगी, 2 आपको अम्लाइकल कॉर्ड देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। हाँ, 2 एम्नियोन और 2 कोरियोन आपको देखने को मिलेंगी। वो बच्चा जो फर्टिलाइजेशन के 72 आवर्स के बाद 1 से 2 में डिवाइड हो गए हैं और उसके अंदर ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। हाँ, दूसरा अगर मैं बात करूं, और यहां पर पूछा है 9 to 12 डेज के बारे में पूछा है, और हमने बात की है किसके बारे में, ये 72 आवर्स के बारे में, 2 से 3 डेज, कितने डेज की बात की है, 2 से 3 डेज, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोकोरियोनिक डाइएम्नियोटिक,
किसके बारे में बात करते हैं? मोनोकोरियोनिक और डाई एम्नियोटिक क्या होता है, ठीक है ना। तो मोनोकोरियोनिक और डाई एम्नियोटिक इस तरीके से होता है, वहां पर मोनोकोरियोन मतलब कोरियोन जो लेयर है वो क्या हो जाती है, एक हो जाती है, और एम्नियोन लेयर कितनी होती है, दो। समझना की बात, कोरियोन लेयर कितनी होती है, मोनो कोरियोन लेयर क्या होती है, एक होती है, और एम्नियोन लेयर कितनी होती है, दो होती है। देखो यहाँ पर 4 लेयर थी, 2 कोरियोन थी, 2 एम्नियोन थी, ठीक है ना। लेकिन आगे जाकर के जैसे ही दिन बढ़ते हैं और कितने डेज हो जाते हैं, कितने डेज होते हैं, 4 से 8 डेज। कितने डेज की बात करें हम, 4 से 8 डेज की बात करें, कितने डेज की बात करें हम, 4 से 8 डेज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो 4 से 8 डेज के अंदर एक लेयर क्या हो जाती है, बीच में से गायब हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, अगर उसके बाद कितने डेज हो जाते हैं, 9 से लेकर के 12 डेज। कितने डेज की बात करें, 9 से लेकर के 12 डेज के बाद अगर बच्चों का डिवाइडेशन होता है, तो वहां पर मोनोकोरियोनिक और मोनो एम्नियोटिक लेयर देखने को मिलती है। मतलब एक ही कोरियोन देखने को मिलेगी और एक ही एम्नियोन देखने को मिलेगी। सारा किस्सा यहाँ पर है कि जब शुरू में 72 आवर्स के अंदर होते हैं तो दोनों बिल्कुल सेपरेट होते हैं, दोनों बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। फिर कंडीशन आती है 4 से 8 डेज की, तो उसके अंदर एक लेयर ये गायब हो जाती है, ये एक ही हो जाती है, एक ये 2 और 3 लेयर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 9 से 12 डेज के बाद डिवाइडेशन होता है। कब होता है, 9 से 12 डेज के बाद क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। तो दोनों बच्चों की एक कोरियोन इसकी भी एक कोरियोन रहती है और एक एम्नियोन रहती है, बीच में से इनकी जो लेयर है वो क्या हो जाती है, यहाँ से गायब हो जाती है। एक चीज याद रखना, जब 12 डेज के बाद भी, देखो 9 से 12 डेज बाद ये होता है, और अगर 12 डेज के बाद बच्चों का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। कितने डेज के बाद, 12 डेज के बाद जब बच्चों का डिवाइडेशन होगा, तो अब बच्चे जो है यहां से बिल्कुल लेयर गायब हो जाती है और दोनों बच्चे जो है वो आपस में चिपके हुए देखने को मिलेंगे। उसको बोलते हैं जॉइंट्स। क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट्स बच्चे बोलते हैं। साइमेज ट्विंस उन्हीं को बोलते हैं आगे जाकर के। तो अगर 12 दिन के बाद बच्चे आपस में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, तो फिर जो बच्चे हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं। कोई चेट से चिपका हुआ रहता है, कोई थोरेसिस से चिपका हुआ रहता है, कोई क्रेनियम से चिपका हुआ बच्चा पैदा देखने को मिलता है। क्यों, ये कारण ऐसे है कि इन दो के अंदर क्या है, एक ही जाइगोट था। इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको, मोनोजाइगोट और डाइजाइगोट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये मोनोजाइगोट की कंडीशन है। मोनोजाइगोट के अंदर एक ही ओवम रहता है, एक ही क्या रहता है, ओवम रहता है, एक ही क्या रहता है, स्पर्म रहता है। एक ही ओवम था, एक ही स्पर्म था, और फिर इनकी वजह से क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद 72 आवर्स के अंदर डिवाइडेशन होता है, तो ये कंडीशन होती है, ठीक है ना। 4 से 8 डेज में होता है तो ये कंडीशन होती है। 9 से 12 डेज में होता है तो मोनोकोरियोनिक मोनो एम्नियोटिक की कंडीशन बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना। यहां तक बच्चे ठीक है, लेकिन अगर 12 डेज के बाद बच्चों का डिवाइडेशन होगा तो फिर बच्चे जो है वो आपस में चिपके हुए देखने को मिलेंगे हमें, पहली बात। दूसरी बात और बताता हूं इन बच्चों के बारे में, ठीक है ना। तो एक ही ओवम था, एक ही स्पर्म था, तो ये बच्चे सेम सेक्स के हमें देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे हमें, सेम सेक्स वाले बच्चे देखने को मिलेंगे। मतलब लड़की है तो दोनों लड़की ही देखने को मिलेंगी, लड़के हैं तो दोनों लड़के ही देखने को मिलेंगे। दोनों का ब्लड ग्रुप हमें क्या है, सेम देखने को मिलेगा। दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो भी हमें सेम देखने को मिलेगा। कोई भी ब्लड ग्रुप के अंदर चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि दोनों बच्चों के अंदर एक ही ओवम और एक ही स्पर्म के बने हुए बच्चे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके अंदर हम ग्राफ्ट की बात करें तो ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन भी नहीं होगा। तो सब चीजें दोनों के अंदर हमें सेम देखने को मिलेंगी। जैसा कि आपने देखा होगा चिंकी और पिंकी जो इंदौर के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, सेम सब चीजें उनके अंदर सेम देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर डाइजाइगोट वाले जो बच्चों की बात करें, किसकी बात करें हम, डाइजाइगोट की बात करें, तो यहां पर क्या होता है, ओवम भी अलग होता है और स्पर्म भी क्या होता है, अलग होता है। अलग ओवम होता है, अलग स्पर्म होता है, और उससे क्या होते हैं, यहाँ पर सेक्स भी दोनों बच्चों का अलग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़का हो एक लड़की हो, या फिर दोनों लड़की हो या फिर दोनों लड़के हो। दोनों का ब्लड ग्रुप भी सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी देखने को मिल सकता है। तो ये ट्विंस और ट्विंस के दो टाइप्स होते हैं, मोनोजाइगोट और डाइजाइगोट। मोनोजाइगोट एक ओवम और एक स्पर्म बनते हैं, और डाइजाइगोट अलग ही ओवम होता है और अलग ही क्या होता है, स्पर्म होता है। और जो मोनोजाइगोट होता है फिर उसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं।
कि मोनोजाइगोट में बच्चे एक ही ओवम और एक ही स्पर्म के बने हुए बच्चे कैसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और यहाँ का जो आंसर है वो क्या है, मोनोकोरियोनिक, मोनो एम्नियोटिक। ये नाम उनकी लेयर पर पड़े हैं। ये जो होती है ना, एक एम्नियन होती है और एक क्या होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है वो एम्नियन होती है जिससे बच्चा कवर रहता है, और बाहर वाली लेयर है वो क्या होती है, कोरियोन होती है। आगे जाकर के जितना लेट होगा तो बच्चे की ग्रोथ होगी, ठीक है ना, तो ये लेयर क्या है आगे हटती जाती है। और अगर ज्यादा टाइम के बाद बच्चों को डिवाइडेशन होता है तो दोनों बच्चों बन जाते हैं, फिर डिवाइडेशन होता है तो इतने बन गए, आगे से फिर डिवाइडेशन हुआ चिपके हुए रह जाते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी बर्थ वेट 888। बच्चे के वेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बच्चे के वेट की बात करते हैं। बच्चे का वेट जो है वो ट्रिपल कब हो जाता है, ट्रिपल कब हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बच्चे के वेट की बात करें, किसकी बात करें, बच्चे के वेट की अगर हम बात करें कि बच्चे का वेट जो होता है वो 6 मंथ पर, किसकी बात करें हम, 6 मंथ पर बच्चे का जो वेट है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है ना। और उसकी बात करें 12 मंथ, किसकी बात करें हम, 12 मंथ पर बच्चे का वेट क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। और उसके बाद हम बात करें 2 ईयर, किसकी बात करें, 2 ईयर की बात करें तो बच्चे का जो वेट है वो क्या हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है, मतलब 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 गुना बच्चे का वेट है वो हो जाता है। यहाँ पर 2 ईयर की जगह कभी एग्जामिनर 24 मंथ भी लिख देता है, कितना लिख देता है, और यहाँ पर 1 ईयर भी लिख देता है, क्या लिख देता है, 1 ईयर, ठीक है। तो बच्चा जब पैदा होता है उसके 6 महीने के बाद बच्चे का वेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। 1 साल पर बच्चे का वेट ट्रिपल हो जाता है, और 2 साल पर बच्चे का वेट 4 गुना हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर यही पूछा है कि बच्चे का वेट जो है वो ट्रिपल कब हो जाता है, तो ट्रिपल कब हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है 12 मंथ पर, और 1 साल पर बच्चे का वेट क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो क्या है, ये हमारा आंसर रहने वाला है, यहाँ पर बच्चे का वेट क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, ठीक है ना। हाँ ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 15। ह्यूमन जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन जो ब्लड है उसका पीएच होता है वो होता है 7.35 से लेकर के 7.45, इतना क्या होता है उसका पीएच होता है। अगर इससे पीएच क्या होता है, कम होता है, तो फिर उसको हम बोलते हैं एसिडिक, क्या बोलते हैं उसको, एसिडिक बोलते हैं। और अगर इससे ज्यादा होता है, 7.45 से अगर ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एल्केलाइन, क्या बोलते हैं उसको, एल्कलाइन बोलते हैं। और अगर इससे कम है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एसिडिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल पीएच नहीं है, ये गलत है। ये जो है हमारा आंसर रहने वाला है 7.35 से लेकर के 7.45 नॉर्मल रहने वाला है, इतना रहता नहीं है। ये क्या है, एसिडिक है, ये भी नहीं रहता, तो कितना रहता है 7.35 से लेकर के 7.45, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएच सर्ज अकर्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एलएच सर्ज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि एलएच सर्ज क्या होता है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको एलएच सर्ज के बारे में बता देता हूं, किसके बारे में बता देता हूं, एलएच सर्ज, एलएच सर्ज के बारे में बता देता हूं। एलएच मतलब होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच का मतलब क्या होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो एलएच सर्ज हमें कब देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। और एलएच सर्ज किसको कहते हैं, जैसे ही एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, एलएच सर्ज, ऐसे ही एलएच हार्मोन का लेवल क्या बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, उसको ही क्या बोलते हैं हम, एलएच सर्ज बोलते हैं। अब कब बढ़ता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जब कितने से ज्यादा, 200 पिकोग्राम, कितने से ज्यादा, 200 पिकोग्राम पर एमएल हो जाता है। तो ये दो संदेश देता है, जब किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हमारी प्रेगनेंसी के अंदर 200 पिकोग्राम से ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या करता है, एक संदेश देता है, दो संदेश देता है। पहला तो क्या करता है, ये एलएच के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या करता है, एलएच का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। और एफएसएच, किसका लेवल, एफएसएच का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। कब, जब इतना लेवल हो जाता है किसका, एस्ट्रोजन का लेवल, एलएच इंक्रीज होता है और एफएसएच क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके भी कारण है, कैसे होता है, एलएच का लेवल इसलिए बढ़ेगा कि फॉलिकल एफएसएच हार्मोन, देखो इसकी बात करते हैं, एफएसएच हार्मोन का लेवल कम क्यों होगा,
इसलिए कम होगा कि एफएसएच हार्मोन जो है इसने फॉलिकल्स जो है उनको अच्छे से क्या कर दिया है, जो फॉलिकल थे ओवेरी के अंदर उन फॉलिकल को क्या कर दिया है, मैच्योर कर दिया है। अगर इसके लेवल को अब कम नहीं किया जाएगा तो बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे और मल्टीपल ओवुलेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से जैसे ही इसका लेवल इतना होता है तो एफएसएच का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है मल्टीपल ओवुलेशंस को रोकने के लिए। दूसरा एलएच, एफएसएच का लेवल कम हो जाता है। एलएच का लेवल क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब फॉलिकल मैच्योर हो गए हैं तो एलएच हार्मोन क्या कराता है, एलएच हार्मोन कराता है ओवुलेशन। क्या कराता है ये, ओवुलेशन कराता है, ठीक है ना। हाँ, ये तो उनके बढ़ने की और कमी होने की बात है। अब एलएच सर्ज की बोलता हूं तो एलएच सर्ज का मतलब होता है एलएच सर्ज। एलएच सर्ज का मतलब होता है एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ना, एलएच हार्मोन का लेवल क्या होना, इंक्रीज होना। इंक्रीज होना स्टार्ट होता है ये है, और ये कौन सा दिन है, 14 डेज है, ठीक है ना। हम यहाँ पर बात करते हैं और यहाँ से इस दिन से एलएच का लेवल बढ़ा है, ठीक है ना, और ये अपने पीक पर पहुंचा है और ये इस तरीके से नीचे आया, ठीक है ना। तो अब ये जो है इसको क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं इसको, एलएच सर्ज बोलते हैं। और ये कब देखने को मिलता है, इस ओवुलेशन, ओवुलेशन कौन से दिन पर होता है, 14 डेज पर। इस ओवुलेशन से 24 से लेकर के 36 आवर्स पहले कब होता है, कब बढ़ना स्टार्ट होता है, तो पहले जाता है, लेकिन ऊपर जो इसका लेवल बढ़ने लगता है ना वो ओवुलेशन से कितने घंटे पहले, 24 से लेकर के 36 आवर्स पहले एलएच का लेवल बढ़ना लगेगा, उसको क्या बोला जाता है, एलएच सर्ज। और दूसरा होता है एलएच पीक। जब एलएच का लेवल अपने पीक पर होता है, कब होता है, अपने पीक पर होता है, मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं एलएच पीक। क्या बोलते हैं उसको, एलएच पीक। और ये एलएच पीक कब पहुंचता है, ओवुलेशन से 10 से 12 आवर्स पहले। कितना आवर्स पहले, ओवुलेशन से 10 से 12 आवर्स पहले एलएच अपने पीक पर होता है। तो यही दो चीजें होती हैं, एक होता है एलएच सर्ज और एक होता है एलएच पीक। तो एलएच पीक ओवुलेशन से 10 से 12 आवर्स पहले हमें देखने को मिलता है, और एलएच सर्ज जो है वो 24 से 36 आवर्स पहले ओवुलेशन से हमें देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं अब यहां पर हम समझते हैं एलएच सर्ज किसको बोलते हैं। तो यहां में लिखा है ए 24 आवर्स आफ्टर। देखो ओवुलेशन के बाद एलएच का लेवल, एलएच का लेवल बढ़ता नहीं है, ओवुलेशन होगा इसके बाद लेवल बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ये क्या है, गलत है। दूसरा लिखा है ड्यूरिंग ओवुलेशन, तो ड्यूरिंग ओवुलेशन भी ऐसा नहीं होता है, 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। यही बात मैंने आपको बताई है कि ओवुलेशन से कितने घंटे पहले, 24 से लेकर के 36 आवर्स पहले क्या होता है, एलएच का लेवल बढ़ने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं। तो आंसर जो है हमारा क्या रहने वाला है, सी यहाँ पर आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट 4 डे आफ्टर ओवुलेशन। अरे आफ्टर ओवुलेशन के 4 डे पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो है सी, हमारा आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और जो भी चीजें मैंने लिखाई है उनको कॉपी पेन लेकर के प्लीज आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको हेल्पफुल हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफेन सिट्रेट। ए फीमेल पेशेंट है जो क्या ले रही है, क्लोमिफेन सिट्रेट की टैबलेट ले रही। कौन सी थेरेपी ले रही है, क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूं, क्लोमिफेन सिट्रेट जो टैबलेट है, थेरेपी है, ये क्या कराती है, ओवुलेशन। क्या कराती है ये, ओवुलेशन को क्या कराती है, ओवुलेशन कराती है, स्टिमुलेट करती है, ठीक है ना, ओवेरी को, जिससे क्या हो, ओवुलेशन हो, ठीक है ना, क्लोमिफेन सिट्रेट। और जब आप क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट ले रहे हो तो क्या होगा, ओवुलेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो मल्टीपल ओवुलेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या है, ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं, जो आउटसाइड, क्या है, आउटसाइड ऑफ यूट्रस। जो प्रेगनेंसी कहां पर कंसीव हो, यूट्रस के आउटसाइड कंसीव होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज। पॉलीहाइड्रोएमनियोज का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड। किसकी बात कर रहे हैं हम, एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका लेवल क्या हो जाना, बढ़ जाना। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोएमनियोज बोलते हैं। और 2000 ml से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, 1500 या 2000 ml से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोएमनियोज, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट मल्टीपल प्रेगनेंसी और मिस्ड अबॉर्शन। तो देखो जब आप क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट ले रहे हो तो ये क्या कराएगी, ओवुलेशन को आप स्टिमुलेट कर रहे हो। तो हो सकता है कि जब ओवुलेशन के लिए आप टैबलेट ले रहे हो तो 2-3 एग क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए,
तो इससे मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसके चांसेस बढ़ जाएंगे? मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन उसको कहते हैं जिसका हमें फीमेल को पता ही नहीं होता और अबॉर्शन क्या है हो जाता है। इसको साइलेंट अबॉर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइलेंट अबॉर्शन भी क्या करते हैं हम बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हमारा आंसर है वो क्या है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के क्लोमिफेन सिट्रेट जो ओवुलेशन को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। अगर वो टेबलेट ले रहे हैं तो किसके चांसेस बढ़ जाएंगे? मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहने वाला है? यहाँ पर सी हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग इज ए हाई रिस्क फैक्टर फॉर प्लेसेंटा प्रीविया बिकॉज इट कॉज। स्मोकिंग किसकी बात की जा रही है? स्मोकिंग, एक मदर है जो क्या कर रही है? स्मोकिंग कर रही है। वो हाई रिस्क फैक्टर है किसके लिए? प्लेसेंटा प्रीविया के लिए। किसके लिए? प्लेसेंटा प्रीविया के लिए। बिकॉज क्या कारण है? तो पहला लिखा है ए प्लेसेंटल हाइपरट्रोफी टू कंपनसेट कार्बन मोनोऑक्साइड इंड्यूस हाइपोक्सीमिया। अब मैं स्मोकिंग के बारे में थोड़ा आपको समझा देता हूं कि क्या है स्मोकिंग के बारे में, ठीक है ना। एक मदर है, क्या कर रही है? स्मोकिंग कर रही है। क्या कर रही है? स्मोकिंग कर रही है। और प्रेगनेंसी है, क्या है? एक मदर क्या है? प्रेगनेंसी में और क्या कर रही है? स्मोकिंग कर रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है? जैसे ही स्मोक करते हैं, क्या करते हैं? स्मोक करते हैं। तो स्मोकिंग जब करते हैं तो कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ, किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ हमेशा क्या जुड़ती है? ऑक्सीजन। क्या जुड़ती है? ऑक्सीजन हमेशा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं? स्मोक करते हैं, तो स्मोक करते हैं तो वहां से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलती है? मोनोऑक्साइड। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ हो जाती है? बाइंड हो जाती है। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। अब हीमोग्लोबिन के साथ क्या बाइंड हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बाइंड हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या हो जाती है? हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाती है? बाइंड हो जाती है। और जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी तो क्या होती है? ऑक्सीजन की क्या होने लगती है? कमी। क्योंकि बाइंड किसको होना था? ऑक्सीजन को। लेकिन आप क्या कर रहे हो? स्मोक कर रहे हो। तो वहां से क्या आती है? कार्बन मोनोऑक्साइड आती है। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ बाइंड हो जाती है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में क्या होने लगती है? दिक्कत होती है। और कौन सी कंडीशन होती है? हाइपोक्सीमिया। कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाती है? हाइपोक्सीमिया की कंडीशन क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। और जब हाइपोक्सीमिया होगा तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट भी बच्चे को नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से प्लेसेंटा का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और प्लेसेंटल हाइपरट्रोफी हो जाती है। और जब प्लेसेंटा का साइज बढ़ेगा तो प्लेसेंटा का जब साइज बढ़ता है तो प्लेसेंटा ऊपर से कहां आ जाता है? नीचे की तरफ आता है। उस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ये पूरी कंडीशन होती है जिसको मैंने आपको समझाया स्मोकिंग मदर का। अब यहां पर हम समझ लेते हैं क्या है ए प्लेसेंटल हाइपरट्रोफी। बिल्कुल सही बात है कि प्लेसेंटा की क्या हो जाती है? हाइपरट्रोफी होती है। टू कंपनसेट कार्बन मोनोऑक्साइड। किसकी वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपोक्सीमिया। क्या होता है? हाइपोक्सीमिया होता है। पहला ही आंसर जो है वो क्या है यहाँ पर सही रहने वाला है कि प्लेसेंटा की क्या हो जाती है? हाइपरट्रोफी हो जाती है। किसकी वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। और क्या होता है? हाइपोक्सीमिया। ठीक है। दूसरा बात करते हैं एट्रोफी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की एट्रोफी नहीं होती है, प्लेसेंटा की हाइपरट्रोफी होती है। हाइपरप्लेजिया ऑफ द प्लेसेंटा। हाइपरप्लेजिया ऑफ द प्लेसेंटा टू कंपनसेट द कार्बन मोनोऑक्साइड इंड्यूस हाइपोक्सीमिया। तो हाइपरप्लेजिया नहीं होता, हाइपरट्रोफी होता है। प्लेसेंटल डिस्प्लेसिया दैट रिजल्ट इनटू रप्चर ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा रप्चर नहीं होता है। तो यहां पर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो यही आंसर रहने वाला है कि कार्बन, जब हम स्मोक करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाती है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। और ऑक्सीजन क्या होती है? कमी होती है। कंडीशन क्या देखने मिलती है? हाइपोक्सीमिया, जिसकी वजह से सभी चीज की कमी होगी। प्लेसेंटा का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और प्लेसेंटा के साइज को बढ़ने को क्या कहा जाता है? हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेजिया सेल के साइज के बढ़ने को हम बोलते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, हाँ इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए फीमेल इज 37 वीक प्रेग्नेंट एंड शी इज ब्लीडिंग परफ्यूजली विथ नो पेन इज सजेस्टिव फॉर। ये 37 वीक की प्रेग्नेंट है। एक फीमेल है जो कितना वीक की प्रेग्नेंट है? 37 वीक की प्रेगनेंसी है। और उसको क्या देखने को मिली है? ब्लीडिंग देखने को मिली है, पेन नहीं है। उसको क्या बोलेंगे? ठीक है ना। तो एंटीपार्टम हेमरेज, अनअवॉइडेबल हेमरेज, एक्सीडेंटल हेमरेज और कंसील्ड हेमरेज। अब मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है ना। एंटीपार्टम हेमरेज, APH, एंटीपार्टम हेमरेज। यहाँ पर जो हमारा आंसर रहने वाला है वो क्या है? एंटीपार्टम हेमरेज ही हमारा आंसर रहने वाला है। क्योंकि प्रेगनेंसी पहले क्या हो जाए? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? APH, एंटीपार्टम हेमरेज। अनअवॉइडेबल हेमरेज कुछ होता नहीं है।
एक्सीडेंटल हेमरेज, एक्सीडेंटल हेमरेज होता है, लेकिन एक्सीडेंटल हेमरेज जो है वो हमें किसमें देखने को मिलता है, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर हमें एक्सीडेंटल हेमरेज देखने को मिलेगा। और कंसील्ड हेमरेज भी किसमें देखने को मिलता है हमें, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर। किसके अंदर, अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर हमें ये दोनों एक्सीडेंटल हेमरेज और कंसील्ड हेमरेज जो है ये किसके अंदर देखने को मिलता है, हमें अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, एंटीपार्टम हेमरेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो उम्मीद करता हूं कि आज के क्वेश्चन सेशन हम यहीं पर क्या करते हैं, खत्म करता हूं। हाँ, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे और हमारा क्वेश्चन सेशन आपको समझ में आए, तो इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखने के लिए टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए, ताकि हमको भी उससे एक हौसला मिले, एक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पीएनएसटी की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से आप नर्सिंग करना चाहते हैं, तो पीएनएसटी का बैच भी टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट पीएनएसटी की तैयारी करना चाहता है या अपने साथ वाले जो है वो पीएनएसटी तैयारी करना चाहते हैं, तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।